अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक हैं। और मेरा आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और गौर से सुनिएगा, इसके बारे में फ़ीडबैक भी दीजिएगा ताकि मज़ीद इम्प्रूवमेंट आ सके। जो मेरा टॉपिक है वो मेडिकल इमरजेंसीज़ हैं, 10 इम्पॉर्टेंट मेडिकल इमरजेंसीज़ जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आ सकती हैं और कैसे आपने उनको हैंडल करना है। ठीक है। वैसे तो हम मेडिकल इमरजेंसीज़ को दो तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं, मेडिकल या सर्जिकल बोथ इसमें आती हैं। दो तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब एज के लिहाज से कि बच्चों में और बड़ों में। बच्चों में डिफरेंट तरह की इमरजेंसीज़ होती हैं, बड़ों में डिफरेंट तरह की होती हैं। जैसे अगर समराइज़ किया जाए इसको तो वो ये है कि लबे लुबाब अगर इसका लिया जाए तो बड़ों में जैसे शुगर का ज़्यादा हो जाना, शुगर का बहुत कम हो जाना। दूसरे नंबर पे चेस्ट पेन मोस्टली बड़े लोगों में होता है, मेल हो या फीमेल हो, और उसको किस तरह से टैकल करना है। और इसके अलावा बच्चों के लिहाज से देखा जाए तो चोट लग जाना, बच्चे यूजुअली शरारती होते हैं, खेलते कूदते हैं, तो उनको चोट लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। कोई गर्म चीज़ उनके ऊपर गिर सकती है या कुछ इस तरह से। तो हम अपने टॉपिक का बाकायदा आगाज़ अल्लाह के नाम से करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आइए जी, पहले नंबर पे जो इमरजेंसी मैं आपसे शेयर करूँगी वो है हीट स्ट्रोक। अगर आप गर्मी में, इस गर्मी के मौसम में और ख़ासकर ह्यूमिडिटी के मौसम में अगर आप बाहर जाते हैं और आपको महसूस होता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हुई है, तो डिहाइड्रेशन यानी आपके जिस्म के अंदर से पानी का पसीने की सूरत में निकल जाना, उसकी वजह से आप डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं, यानी कि शदीद पानी की कमी का शिकार हो सकते हैं। साइंस और सिम्टम्स क्या हैं शदीद पानी की कमी के? कि एक तो एक्सेसिव स्वेटिंग, जैसे मैंने बताया कि आपको होगी। दूसरे नंबर पे ये है कि आपका यूरिन का कलर बहुत डार्क होगा, बहुत कंसनट्रेटेड होगा, जिससे ये शो होगा कि आपके अंदर पानी की शदीद कमी है। और तीसरी बात ये कि यूरिन का कम आना, ये भी एक अलार्मिंग साइन है जो ये बताएगी कि आपके अंदर पानी की शदीद कमी है। तो इसका हल ये है कि जब भी आप बाहर निकलें अपने साथ पानी की बोतल लाजमी रखिए, थोड़े थोड़े वक्फे से पानी की सिप ले लिया करें। और अगर ज़्यादा महसूस हो तो गीला टॉवल जो है वो आप निचोड़ के तो अपने सर पे रख लें। ठीक है, धूप पे डायरेक्ट एक्सपोज होने से परहेज़ करें। और अगर, अब ये तो प्रिवेंशन थी, लेकिन अगर हो जाए डिहाइड्रेशन तो क्या हो सकता है, या हो जाए हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉस्शन। तो हीट एग्जॉस्शन में पहले तो आपने जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस हो सकता है, बेहोश हो सकता है। तो आपने उसको, पेशेंट को उस जगह से दूर करना है जहाँ पे वो, यानी जैसे मिसाल के तौर पे कोई शदीद धूप में काम कर रहा है और वो गिर के बेहोश हो जाए, तो आपने पहली बात तो ये कि उसको सेफ़ प्लेस में मुंतकिल करना है, कि धूप से दूर और साए वाली जगह में जहाँ हवा भी हो, और उसको हवा पहुँचाएँ। ठीक है ना, पंखे की डायरेक्ट हवा उसको पहुँचाएँ। उसके कपड़े लूज़ कर लें, जैसे एक्स्ट्रा क्लोथिंग है, लाइक जैसे ऊपर अबाया या कोई और इस तरह की एक्स्ट्रा क्लोथिंग है, थोड़ा उसको लूज़ करें। और इसके अलावा ये कि उसको आप कूल करें, डायरेक्ट एसी पे रखें, या पानी के टब जो है वो टब में उसको लिटा दें, या अंडर शावर उससे भी आप यानी कि हेल्प ले सकते हैं। या फिर आप ये कि स्प्रे करें, जैसे पाइप का पानी नहीं होता, गार्डन होज़ का, यानी जो बागों में पानी देते हैं, पार्क्स में पानी देते हैं, उसके होज़ से आप उसको आप स्प्रे करें। ठीक है। इसके अलावा फिर ये है कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आपने टॉवल लिया, उसको गीला किया, या गीला कपड़ा कोई भी लिया, उसको गीला करने के बाद आपने उसके सर पे रखा या उसके जिस्म पे उससे मसाज किया। और इस दौरान आपने उसको हवा लाजमी देनी है। ठीक है, पंखे की हवा ज़रूर पहुंचानी है। और फिर ये है कि आइस पैक्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसको कूल यानी ठंडी जो है ना, गीली चादर लेकर उस पर भी उसको आप रैप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो फिर उसे पानी पीने को दें, और अगर अनकॉन्शियस है तो फिर बग़ैर वक्त ज़ाया किए आप हस्पताल शिफ्ट कर दें मीनवाइल। ठीक है, ये हीट एग्जॉस्शन के हैं ताकि वो हीट स्ट्रोक से बच सके। हीट स्ट्रोक क्या होगा, जब उस पर बेहोशी मुकम्मल तौर पे तारी हो जाएगी और पेशेंट कोमे में चला जाएगा, उसको हीट स्ट्रोक कहते हैं। तो हीट एग्जॉस्शन से हीट स्ट्रोक में कन्वर्ट हो सकता है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन से हीट एग्जॉस्शन, हीट एग्जॉस्शन से हीट स्ट्रोक। तो हीट स्ट्रोक से बचने के लिए आपने पेशेंट को फौरी तौर पे अस्पताल में शिफ्ट करना है। दूसरे नंबर पे हम आते हैं चेस्ट पेन इमरजेंसी, वो जो कि जिससे सीने में दर्द हो,
ठीक है। सीने में दर्द हो, इस इमरजेंसी में आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने, अगर मरीज़ कंप्लेन करता है कि सीने में दर्द है, लेफ़्ट साइड पे पेन है या स्टमक में इस जगह पे, ठीक है, या इस जगह पे दर्द हो या लेफ़्ट साइड पे चेस्ट पेन हो या फिर बाजू में हो या नेक और जॉ में हो, तो आपको होना चाहिए कि पेशेंट को चेस्ट पेन है। और साथ पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, यानी कि सांस में तकलीफ़ भी होगी, हल्की हल्की सांस में तकलीफ़ शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब मेल और फीमेल दोनों, यानी औरतों में और मर्दों में ये डिफरेंट होता है, ठीक है। औरतों में थोड़ी डिफरेंट तरीके से सांस में तकलीफ़ होती है और मर्दों में डिफरेंट तरीके से, यानी चेस्ट पेन या जो दिल का दर्द है वो, या दिल का दौरा जो है वो डिफरेंट तरह से मैनिफेस्ट होता है या डिफरेंट तरह से पेश आ सकता है। मोस्टली मर्दों में बाजू से शुरू होगा, ठीक है, दर्द बाजू से छाती की तरफ आएगी। इसके अलावा ये कि ये कंस्ट्रक्टेड पेन होगी। और औरतों में ज़्यादा क्या होता है, क्योंकि औरतें थोड़ी मतलब पैनिक भी हो जाती हैं जल्दी, तो औरतों में ये इस तरह से होगा कि उनको फौरी तौर पे महसूस होगा कि सख्त कोई चीज़ जैसे उनको तंग कर रही है, सांस में उनको घुटन के शिकार हो रहे हैं, दर्द हो रही है या स्टमक में पेन हो रही है, इस तरह से, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ी सी डिफरेंट वो अलामात हो सकते हैं। बेसिकली आपको इसकी इतनी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल अगर पेशेंट कंप्लेन करे चेस्ट पेन है, मैदे में दर्द है, या बाजू में जा रहा है वो दर्द, या फिर ऊपर नेक में जा रहा है या पीछे जा रहा है, तो ये चेस्ट पेन हो सकता है कि अलामात हो सकती हैं। और देखिए, चेस्ट पेन या हार्ट अटैक में जितनी जल्दी मेडिकल इमरजेंसी मिलेगी उतनी जल्दी पेशेंट की लाइफ सेविंग बढ़ जाती है। तो अगर आपके पास घर में सिंपल एस्प्रिन पड़ी है तो आप पेशेंट को एस्प्रिन खिला दें, ठीक है। एस्प्रिन हमेशा पास रखें। एस्प्रिन खिलाने से क्या होता है कि पेशेंट की जो सर्वाइवल है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आप ख़ास तौर पर ख्याल रखें। और फिर दूसरे नंबर पे हम आ जाते हैं जी, अपने फिर मरीज़ को शिफ्ट करना है हॉस्पिटल, और वहाँ पे फिर जाके वो जो प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट होगी उनकी, उस तरह से ट्रीटमेंट उनको मिलेगी। दूसरी इमरजेंसीज में हम आते हैं कि किसी को फिट पड़ जाए। अगर किसी को कोई दौरा पड़ जाता है, जैसे मिर्गी का दौरा है या कोई टॉनिक क्लॉनिक सीजर, यानी कोई हाथ पाँव जो है उनके वो होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, आप दो तरह के हैं, एक तो सिंपल कपकपी तारी हो जाए जिसम में, जो कि साइन है कि आपका ब्लड शुगर लो हो गया है, ठीक है। तो ब्लड शुगर फौरी तौर पे चेक करना है। अगर डायबिटिक पेशेंट है और इंसुलिन पे है तो ख़ास तौर पे, अगर ब्लड शुगर लो है आपने फौरी तौर पे उनको थोड़ी सी चीनी खिला देनी है, कोई मीठी चीज़, और पेशेंट जब कॉन्शियस हो, फुली कॉन्शियस हो, ठीक है। ये तो लो ब्लड शुगर के लिए है। और लो ब्लड शुगर आपको कैसे पता चलेगा कि लो है? अगर डायबिटिक पेशेंट और इंसुलिन पे है तो 90 से अगर कम है ना शुगर, लाइक 80 70, तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना चाहिए। और 70 से अगर कम है तो बिल्कुल ही वो हाइपो में है, लाइक 60 50 40, तो फौरी तौर पे सेकंड्स का मैटर होता है इसमें। सेकंड्स में आपने पेशेंट को बचाना होता है, क्योंकि होता ये है कि दिमाग में जितनी जो है ना ग्लूकोज जब कम हो जाता है जिसम में, तो दिमाग जो है उसकी ब्रेन डेथ के चांसेस जल्द हो जाते हैं। दिमाग के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से फिर वो इरिवर्सिबल लॉस हो सकता है। इसलिए जितनी जल्दी आप ट्रीट करेंगे। एक बात याद रखिएगा कि मेडिकल इमरजेंसीज़ में पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत आराम से, हौसले से आपने काम लेना है और टाइम को काउंट करना है, ठीक है। अच्छा, ये तो सिंपल हाइपोग्लाइसीमिया की बात हो गई। लेकिन अगर मरीज़ को सही तरह से जैसे जर्क्स हो रहे हैं, ठीक है, और आपको महसूस हो रहा है कि पेशेंट जो है वो फिट्स का शिकार है, या तो पेशेंट जो है वो पहले से मिर्गी का मरीज़ है, एपिलेप्सी का मरीज़ है, किसी एपिलेप्सी की दवाइयों में है और वो उसने दवाई अपनी नहीं खाई उस वजह से, अब आपने क्या करना है, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन पे लेटाना है, सर उसका आपने लेफ़्ट साइड पे करना है, और ताकि अगर वो वॉमिट करे तो फिर वॉमिट लेफ़्ट साइड पे हो, एस्पिरेट ना करे, सर उसका थोड़ा ऊंचा कीजिएगा। और ये है कि आपने बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। कोई दवा नहीं देनी, कोई चीज़ मुँह से बिल्कुल भी नहीं देनी। ऑब्ज़र्व करना है कि कितनी देर तक फिट रहता है, और फिर ये चीज़ें आपको आगे हिस्ट्री देने में आसानी होगी। पहली दफ़ा फिट थी या पहले भी ऐसा हो चुका है, या कोई मेडिसिन की कमी बेशी की वजह से हुआ या क्या है, ये सारी चीज़ें आपने डॉक्टर को आगे बतानी होंगी, ठीक है। इसमें पैनिक नहीं होना बिल्कुल भी, और आपने उसको आरामदेह जगह पे रखना है, और ये कोशिश करनी है कि वॉमिट वगैरह जो है वो, और अक्सर ये होता है कि जो टंग जो है ना, ये ज़ुबान जो है ये पीछे जाके चोक कर देती है, इसलिए उसका सर थोड़ा उठा के रखिएगा। और आप अगर, वैसे तो एयरवे होता है अस्पताल में, एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसको आप मुंह के अंदर डालते हैं, जिससे टंग जो है वो पीछे फॉल होने से बच सकता है। तो कोशिश करें कि जितनी जल्दी आप इमरजेंसी कॉल कर लें,
एम्बुलेंस कॉल कर लें कि एम्बुलेंस में भी ये डिवाइस मौजूद होती है, ठीक है। वरना फिर सिंपल आप जो है ना ये चम्मच लेके उससे भी आप थोड़ा सा टंग को वो कर सकते हैं, नीचे की तरफ डिप्रेस कर सकते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और वॉमिट का ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा। अक्सर होता क्या है कि जब वॉमिटिंग होती है तो वो चोक कर जाता है पेशेंट, क्योंकि वॉमिट को एस्पिरेट कर देता है, यानी अंदर की तरफ वॉमिट चला जाता है, जिसकी वजह से चोकिंग हो जाती है, ठीक है। अब कुछ बच्चों में बुखार की वजह से फिट्स पड़ सकते हैं। इसको फेब्राइल कन्वर्जन्स कहते हैं या फेब्राइल फिट्स कहते हैं, या बुखार की वजह से फिट्स पड़ना कहते हैं। उस सूरत में आपने क्या करना है कि उस सूरत में पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना। बच्चे को का टेम्परेचर नोट करना है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उसका हाई है, आपने सिंपल जो है ना कपड़ा उसको गीला करके उसके माथे पे पट्टियाँ रखनी है, ठीक है, सिंपल टैप वाटर से। और पैनिक बिल्कुल नहीं होना आपने। वो फिर जो है वो थोड़ी देर बाद खुद ही रिजॉल्व हो जाएगा और फिर डॉक्टर के पास लेके जाना है अपने बच्चे को, ठीक है। अच्छा, अब चोट लग जाए तो फिर क्या है, अगर कट वूंड हो, अगर पेशेंट को कोई कट वूंड है तो वो किस तरह की मुख्तलिफ़ तरह के वूंड्स होते हैं, ठीक है। कोई डीप पेनिट्रेटिंग इंजरी होती है, कोई शार्प चीज़ जैसे सुई अंदर चुभ गई उसकी वजह से पेनिट्रेटिंग हो गई, आपने उसको कोशिश करना है, अगर कोई बीच में ज़्यादा गैप है तो उसको भर दें आप किसी यानी कपड़े वगैरह से, ताकि वो ब्लीडिंग उसमें स्टॉप हो, ठीक है। उसको पानी से पहले तो अच्छी तरह टैप वाटर से वॉश करें और फिर इस तरह से। अगर कोई फॉरेन बॉडी आपको नज़र आ रही है, कोई सुई वगैरह है, उसको निकालने की कोशिश करें। नहीं निकाल सकते हैं तो उसको इसी तरह कवर कर दें, ठीक है। और फिर ये कि अगर कोई लेसिरेटेड है यानी कट वूंड्स हैं, ऐसे वूंड्स जिनके यहाँ से यूं एजेस हैं, तो फिर आपने क्या करना है, साफ़ पानी से साफ़ करना है और उसको थोड़ा सा कवर कर देना है, ताकि थोड़ी वो जो है वो ड्राई वो हो। फिर अगर कोई जानवर ने काटा जैसे कुत्ते के कट है के निशान है या कोई इंसेक्ट बाइट है, तो उसका डिफरेंट ट्रीटमेंट है, ठीक है। अगर जैसे कैट या डॉग इस तरह के कोई जानवर अगर पेट है तो फिर इतनी फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीनेटेड है तो फिर तो बिल्कुल फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बाहर का कोई जानवर है जो काट जाता है तो फिर उस जगह को आपने साफ़ पानी से धोना है और पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना है ताकि वो एंटी रेबीज़ का इंजेक्शन ले सके। बाहर अगर का कोई जानवर है, पालतू जानवर नहीं है, तो फिर एंटी रेबीज़ लाजमी लगवानी है, कैट, माउस या डॉग वगैरह की चक्र उसमें, ठीक है। एंटी रेबीज़ की वैक्सीन आपने लगवानी है। और फिर ये है कि बच्चों में जो है अक्सर बच्चे खेलते कूदते हैं और ब्लंट ट्रॉमा इंजरी यानी कि जैसे मतलब कोई कट वूंड ना हो, ऐसे लग जाए चोट। अब आपको ये ख्याल करना है कि ये फ्रैक्चर तो नहीं है। फ्रैक्चर में कि क्या साइंस होते हैं कि फ्रैक्चर में बहुत सीवियर दर्द होती है, पेन होती है, पेशेंट मूव नहीं कर सकता हाथ को बिल्कुल भी या उस जगह को बिल्कुल नहीं। बस आपने सिंपल उसको इमोबिलाइज़ कर देना है और जैसे जिस्म के साथ आपने लगा दिया और कोशिश करके हिले ना। पहले तो आपने सेफ़ जगह पे शिफ्ट करना है पेशेंट को और उसके बाद जितनी जल्दी इमोबिलाइज़ करें पेशेंट को बेहतर है और उसके बाद आपने शिफ्ट कर देना है हॉस्पिटल में। ये हो गई। और अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि बाजू का है तो फिर सिंपल आप उसको एक पट्टी से बाजू को यहाँ पे बांध दें ताकि वो हिले ना, ठीक है। इस तरह से ये इन चीज़ों का आप ख्याल रखिए। अब आँख के जो एमरजेंसीज़ हो सकती हैं कि आँख में कोई चीज़ चली जाए, तो फिर क्या करना है आपने, अगर आपको महसूस हो कोई चीज़ है, आपने पहले तो लोअर लिड को नीचे किया, उसके बाद उसको देखने की कोशिश की। अगर नज़र नहीं आ रहा, अगर नज़र आ रहा है सिंपल आपने एक रुमाल लिया, उसको आपने कोना उसका गीला किया, कोने से उसको आपने आराम से निकाल देना है। अगर नज़र नहीं आ रहा या अगर कोई चीज़ चुभ चुकी है, अंदर जा चुकी है, आपने फिर उसको कुछ नहीं करना, अस्पताल शिफ्ट करना है। अगर ऊपर की आईलिड में आपको महसूस हो रहा है कि है तो ऊपर वाली आईलिड को करें और फिर देखें अंदर क्या है। इसके अलावा पानी से अगर कोई केमिकल चला जाता है आँख में तो फिर टैप वाटर से अच्छी तरह से वॉश करना है, ठीक है। और फिर डॉक्टर के पास जाना है मेडिकल एडवाइस लेने तक। टैप वाटर से आपने उसको करना है, वॉश करना है अच्छी तरह से। ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा अगर खाना खाते खाते चोकिंग हो जाए, चोकिंग क्या होता है कि अगर फंस जाए कोई चीज़ आपके गले में फंसती है, यूनिवर्सल साइन ऑफ चोकिंग होता है कि पेशेंट ये कंप्लेन करता है, ठीक है, ये कंप्लेन करेगा, ये यूनिवर्सल साइन ऑफ चोकिंग कहलाता है। आपने क्या करना है, पहले तो आपने देखना है उसका मुंह खोल के कि आपको कोई चीज़ नज़र आ रही है फॉरेन बॉडी के नहीं। अगर फॉरेन बॉडी नज़र नहीं आ रही तो आपने ब्लाइंड स्वीपिंग नहीं करनी, मतलब फिंगर से आपने स्वीप नहीं करना। आपने क्या करना है कि पेशेंट के पीछे खड़े हो जाना है, ठीक है, पीछे यहाँ से, और इधर से आपने अब एक हाथ का फिस्ट बना के ये जो आप ये नेवल के ऊपर जो स्टमक है इस जगह पे आपने हाथ रखा, दूसरे हाथ से आपने इसको यूं आपने टाई किया। उसके बाद आपने ये एब्डोमिनल थ्रस्ट देना है, ठीक है। आपने
इस तरह से, यानी पीछे से आकर, जैसे ये पेशेंट है राइट, जैसे मैं पेशेंट हूँ, पीछे से आएगा बंदा और ये हाथ अपना फिस्ट बना के यहाँ पे रखा, दूसरे हाथ से इस तरह से उसको ऊपर की तरफ करना है। अगर ये जो है ना अडल्ट्स में है, अगर पेशेंट जो है वो बच्चा है या फिर पेशेंट प्रेग्नेंट है, तो फिर अगर प्रेग्नेंट हो तो फिर थोड़ा सा ऊपर करेंगे, और अगर बच्चा है तो पीछे बैठ जाना है और बच्चे को आपने क्योंकि बच्चा छोटा होता है ना, तो आप पहले नील डाउन होंगे, बैठ जाएंगे, और उसके बाद फिर आपने ये थ्रस्ट देने। और पीछे से ये जो शोल्डर ब्लेड्स हैं, ये शोल्डर ब्लेड्स है ना, इनके दरमियान में जो जगह है उस पर बैक स्लैब्स आपने देनी है, ठीक है। 5 बैक स्लैब और 5 थ्रस्ट, 5 बैक स्लैब 5 थ्रस्ट, इस तरह से आपने करना है, ठीक है ना। तो वो उससे इंशाल्लाह वो चीज़ निकल जाएगी। लेकिन अगर पेशेंट साइनोज हो रहा है, यानी आपको लग रहा है कि ब्लू हो रहा है, उसके लिप्स ब्लू हो रहे हैं, उसके हाथ ब्लू हो रहे हैं, और मीनवाइल आपने एम्बुलेंस को भी कॉल कर लेनी है, और अगर ये हो तो आपको फौरी तौर पर उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करना है, या फिर अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है तो फिर आपने उसको फ्लैट लाइन पे लिटा के मेडिकली आपने CPR स्टार्ट कर देना है, कार्डियोपल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है, रिससिटेशन, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। मतलब ये हाथ आपने उसके ब्रेस्ट बोन पे रखा, दूसरा हाथ, और फिर आपने उसको प्रेशर दिया, जितनी देर में मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, मेडिकल एड आ जाती है, और आप जो है वो पेशेंट को शिफ्ट कर सकते हैं अस्पताल में। बच्चों को क्या करना होता है कि बच्चे जो है ना, सपोज़ छोटा बच्चा अगर है तो आपने उसको अपने बाजू पे रखना है उल्टा करके, ठीक है, नीचे की तरफ थोड़ा, यानी मुँह, ये उसका मुंह की तरफ है, ये उसके फीट हैं, और फिर पीछे से आपने उसको शोल्डर ब्लेड्स के दरमियान में आपने इस तरह से बैक स्लैप करना है, ठीक है। और फिर वो मुंह उसका नीचे होगा, यानी बच्चे को उल्टा लेटाया आपने बाजू पे, आपने ये बाजू से सपोर्ट दिया बच्चे को, जैसे ये कोई डॉल है उसको आपने रखी है इस तरह से, और फिर आपने बैक स्लैप देना है, उससे उसका फॉरेन बॉडी जो है वो डिसलॉज हो जाएगा या निकल जाएगा। तो ये कुछ बातें थी मेडिकल इमरजेंसीज के लिहाज से। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि एस्मा का अटैक होता है, कुछ लोगों को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सीवियर होती है, तो उस सूरत में आपने कोशिश करना है कि मरीज़ जो है उसके पास जो भी इन्हेलर है वो यूज़ कर सके इससे पहले कि वो अनकॉन्शियस हो जाए, ठीक है। वो अपना इन्हेलर यूज़ करे, और फिर कोई आपने मतलब ये कोशिश करनी है कि उसकी कोई रूटीन की मेडिसिन है जो वो ले सकता है तो ले ले, अदरवाइज़ फिर आप फौरी तौर पे हॉस्पिटल शिफ्ट कर लें, मरीज़ को खुली हवा पे ले जाएं, ठीक है, और इसके बाद उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दें फौरी तौर पे। ये कुछ एमरजेंसीज थी जो मैंने मोटी मोटी आपको बताई हैं। आपका कोई पॉइंट्स हैं, कोई कमेंट्स में आप अपने पॉइंट्स रखें ताकि मुझे पता चले, और इसके अलावा मज़ीद अगर आपको एक्सटेंसिव आपको चाहिए इसमें तो इंशाल्लाह मैं प्रैक्टिकली भी आपको बताऊँगी। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।